दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरइसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम। परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 5। गुलाम रसूल ने ठंडे पानी की बोतल निकाली और चुल्लू में पानी लेकर उस लड़के के मुंह पर छींटे मारे। लड़का कसमसाकर उठ गया, फिर हैरत भरी आवाज़ में बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो घर में सो रहा था। लड़के के लहजे में तसना बिल्कुल नहीं था। वो खौफ व हैरत से कमरे का जायज़ा ले रहा था। क्यों, तुम्हें यहाँ आने की बात याद नहीं है? गुलाम रसूल ने पूछा। जी नहीं, कभी कोई सोने के बाद भी कहीं जाता है। मैं तो सरे शाम सो गया था। आज बहुत दिनों के बाद घुड़सवारी की थी, इसलिए बदन थक कर चूर था, लड़के ने जवाब दिया। गुलाम रसूल का जहन उलझ गया। ये क्या बात हुई? वो तैगा लेकर यहाँ तक आया और उसे पन्ने आने के बाद बात याद नहीं। तभी उसने बावर्ची अख्तर अली से कहा, बाहर बरामदे में देखो, एक बड़ी सी छुरी पड़ी होगी, उसे उठा लाओ। ये वाली छुरी? वहीं खड़े एक दूसरे नौकर ने टेबल पर रखे तैगा को उठाकर दिखाया। हाँ यही, लाओ इधर दो। ये कहकर उसने तैगा ले लिया। फिर लड़के से पूछा, बेटे इस तैगा को पहचानते हो? लड़के की आंखों में खौफ की परछाई थी। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने सहमे हुए लहजे में कहा, जी हाँ, यह हमारा ख़ानदानी तैगा है। दादी बताती हैं कि उसे मेरे दादा के अब्बा को नांगार के सुल्तान ने दिया था। ये हमारे घर में दीवार पर लटका रहता है, मगर ये यहाँ कैसे आया? आप मांग कर लाए हैं? वहाँ खड़े तमाम लोगों के चेहरों पर हैरत छा गई। खुद गुलाम रसूल भी हैरत ज़दा रह गया था, मगर उसने होंठों पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने का इशारा किया। फिर बोला, बेटे याद करो, कहीं यह तैगा तुम ही तो नहीं लाए? नहीं जनाब, मैं इतना वज़नी तैगा कैसे ला सकता हूँ? मैं तो अपने घर में सो रहा था और आँख खुली तो यहाँ था। यानी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं? जी हाँ, लड़के ने जवाब दिया और इधर उधर रहम तलब नज़रों से देखने लगा। फिर बोला, मुझे घर पहुँचा देना। क्यों, तुम अकेले नहीं जा सकते? रास्ते तो देखे वाले हैं ना? गुलाम रसूल ने कहा। जा तो सकता हूँ, मगर अंधेरा है ना, मुझे रात में बहुत डर लगता है, वो रुहासी आवाज़ में बोला। गुलाम रसूल उसके चेहरे का मुताला कर रहा था। उसकी तेज़ नज़रों ने भांप लिया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। ऐसी पुख्ता अदाकारी किसी बच्चे के बस की बात नहीं। क्यों चाचा जी, मुझे घर पहुंचा देंगे ना? बच्चे ने फिर पूछा। गुलाम रसूल ने मुड़कर बावर्ची अख्तर अली को देखा, फिर कहा, इसे घर तक पहुंचा आओ। अख्तर अली बच्चे को लेकर बाहर निकल गया। उन दोनों के जाते ही गुलाम रसूल ने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। गांव देहात, वो भी नांगार, ऐसा वीरान इलाका, यहाँ तो सूरज गुरूब होते ही लोग सो जाते हैं, कहीं कोई नज़र नहीं आता। ऐसे वक्त में प्रोफेसर का घर से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था। दो अजनबियों का हवेली के सामने फायरिंग करना, अली मदद शाह का तैगा लेकर हवेली में घुस आना, ये सब इशारा था कि प्रोफेसर की जान खतरे में है। किस सोच में डूबे हो? कैथी ने पूछा। मैं प्रोफेसर के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं वो कहाँ रह गए। नौकरों को उन्हें ढूंढने के लिए भेज दो। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। गुलाम रसूल ने कहा ही था कि प्रोफेसर उस्मान पहुँच गए। उन्होंने अंदर आते ही पूछा, यहाँ क्या हुआ था? पहले फायरिंग हुई थी, फिर अली मदद शाह तैगा लेकर घुस आया। अगर यही हालत रही तो मैं लौट जाऊंगा। लौट कर कहाँ जाओगे? वहीं गोरों की गुलामी करने।
जहां हमें पाँव की धूल समझा जाता है, जहां हर कोई हमें शक की नज़रों से देखता है, जहां हमारे हर नौजवान को हीरोइन का स्मगलर और औरत को जिस्म फरोश समझा जाता है। अपना मुल्क फिर ही अपना ही होता है। मगर इन हालात में हम कैसे रहेंगे? इंसान हालात का मोहताज है। जैसे हालात होते हैं, इंसान उसी तरह ज़िंदगी गुजारता है। अब तक हालात ने हमें ऊंचे तख्त पर बिठाए रखा, हम खुश रहे। अब अगर तख्ता मिलता है तो रोना कैसा? बस चुपचाप देखते रहो हालात हमें किधर ले जा रहे हैं। हालात तो बंदूक संभालने की तरगीब दे रहे हैं। तुमने उस बूढ़े की बात नहीं सुनी थी कि कारगिल में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और उसी जुल्म से निजात दिलाने के लिए इस सरजमीन की कशिश ने हमें खींचा है। तो क्या तुम ये माइक्रोस्कोप, टेस्ट ट्यूब्स, कंप्यूटर्स वगैरह में आग लगाकर राइफल उठा लोगे? कभी राइफल चलाई है? मजबूरी हर काम करवा लेती है। अगर किस्मत में बंदूक चलाना लिखा है तो यही सही, यानी तुम वापस नहीं जाओगे। मैंने कहा ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता, जो कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पाता, और जो कुछ ज़ुबान से निकलता है उसके बारे में पहले से मेरे दिमाग में कोई सिग्नल नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? तकरीबन 11 साल पहले तुमने अपना DNA अलाइंसेस किया था, उसमें भी ऐसी कोई बात निकली थी जो समझ में ना आई हो। तुम भी बच्चों जैसी बातें करने लगे। अरे बेवकूफ़ आदमी, आज तक कोई DNA के कोड को मुकम्मल तौर पर डी कोड कर सका है? जीनियाती कोड को अभी तक मैं खुद भी नहीं समझ पाया हूँ। शायद कोई ऐसा नुक्ता रह गया हो जिसे मैं समझ नहीं पाया, और वही नुक्ता इस पूरे मसले का मरकज़ है। DNA के किस केमिकल पर तुम्हें शक है जिसमें कोई अहम नुक्ता रह गया हो? वही है। अभी प्रोफेसर उस्मान ने इतना ही कहा था कि कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। प्रोफेसर ने आते ही यहाँ 4 कीमती कुत्ते रावलपिंडी से मंगवा लिए थे। ये चारों ना सिर्फ ख़तरनाक थे बल्कि हद से ज़्यादा चुस्त व चालाक भी। जब वो बाहर थे तो उनके गिर्द मजबूती हिफाजती हिसार थे। उनकी हिफाजत पर हज़ारों डॉलर खर्च किए जाते थे, जबकि उन्हें खतरा ज़रा बराबर भी ना था। मगर अब जब वो अपने मुल्क में लौट आए थे तो ख़तरा बढ़ गया था, क्योंकि अब उनकी खिदमात का फ़ायदा सीधे सीधे मुसलमानों को पहुंचता, और दुश्मनान मुसलमान को ये बात गवारा ना थी। वो तो मुसलमानों को हर महाज पर ज़लीलो ख्वार देखना चाहते हैं। फिर ये बात कैसे गवारा कर लेते कि एक मुसलमान मुल्क में साइंसी मैदान का शाहसवार नए मैदान सर करे? वो जलाकर उन्हें ही ख़त्म करने की कोशिश करते। इसी खतरे के पेश नज़र हिफ्ज़े मातकद्दम के तहत उन्होंने कुत्तों का बंदोबस्त कर लिया था, क्योंकि कुत्ते इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं। उन्हीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई थी। कुत्ते गोया पागल हो उठे थे, बुरी तरह भौंक रहे थे, जैसे अहाते में कोई अनजान आदमी घुस आया हो। दरवाजे ला कर दो, हरी अप, प्रोफेसर ने कहा। गुलाम रसूल इस तरह से भाग भाग कर दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा जैसे उसके बदन में बिजली भर गई हो। उसने बमुश्किल 2 मिनट में चारों खिड़कियां और दोनों दरवाज़ों को बंद किया और तय खाने का खुफिया दरवाज़ा खोलकर तैयार हो गया। प्रोफेसर उस्मान भागकर तय खाने में उतर गए। गुलाम रसूल ने सीढ़ियों पर उतरकर दरवाज़ा अंदर से बंद किया और नीचे उतर गया। वो एक वसीओ अरीज तय खाना था जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन तमाम चीज़ें थीं। एक जानब बड़ा सा बेड भी रखा हुआ था जिस पर आरामदा बिस्तर बिछा था। वो दोनों इस बिस्तर पर जाकर बैठ गए। उन्हें यकीन था कि आने वालों से बाहर वाले निमट लेंगे। चौकीदार की आवाज़ पर गांव वाले दौड़े आएंगे, फिर कुत्ते भी हक्के नमक अदा करेंगे। दुश्मन फिर भी ना रुका और किसी न किसी तरह अंदर आ गया तो उसे तय खाना नहीं मिलेगा। इस सोच ने उन्हें तकवीद दी थी, इसलिए वो मुतमिन होकर बैठे थे। कौन लोग हो सकते हैं? गुलाम रसूल ने सवालिया अंदाज में देखते हुए पूछा। जो भी है उसके पास आछी हथियार हैं, क्योंकि उन कुत्तों में से 2 इसी मकसद के लिए ट्रेन हैं। वो बारूद की बू महसूस कर लेते हैं, अपने औसान खो देते हैं। उस शख्स को जिसके पास बारूद हो और वो अजनबी हो तो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते, यानी आने वाले यकीनन हमारे दुश्मन हैं। बिल्कुल यही बात है। प्रोफेसर उस्मान ने अभी इतना ही कहा था
के तय खाने के बंद दरवाजे पर चोट पड़ी। ऐसे लग रहा था कि जैसा दरवाज़ा तोड़ा जा रहा हो। वो लोग बुरी तरह सहम गए थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर बोले, फिक्र ना करना, हमारी किस्मत में अगर यूं ही मरना है तो यही सही। दोनों की नज़रें सीढ़ियों के आखिर में बने दरवाजे पर जमी हुई थी, जिस पर पड़ने वाली चोटें दिल हिला रही थी। तभी प्रोफेसर उस्मान को ऐसे लगा जैसे उनका सर चकरा रहा है। फिर वो बेहोश होते चले गए। वो देख रहे थे कि असद अल कबीर अपने खैमे में बैठा है। ये खैमा पहाड़ की चोटी पर निस्ब है। पहाड़ की तराई में अभी तक हमला आवरों की बाकियात पड़ी हैं। नांगार के लोग अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। ताशी ने उसे भी वापस चलने को कहा था, मगर उसने इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि 1-2 रोज़ बाद वो नीचे उतरेगा। उसके साथ इलाके की चौकीदारी करने वाले जवान भी थे, जो आसपास बने छोटे बड़े झोंपड़ों में रह रहे थे। असद अल कबीर इमले कीमिया पर एक मशहूर किताब पढ़ रहा था। ये किताब उसके उस्ताद जाबिर बिन हयान की लिखी हुई थी। उस किताब में सूरज की शुआओं पर बहस थी। यूरोपीय साइंसदानों ने तो बहुत बाद में शुआओं की अफादियत दरियाफ्त की थी, जबकि जाबिर बिन हयान ने 110 हिजरी में ही यह किताब लिखकर मुसलमानों के इल्म का सिक्का बिठा दिया था। असद इस किताब में पूरी तरह खोया हुआ था कि खैमे का पर्दा हटा। सूरज की तेज रोशनी अंदर दार आई और असद ने नजरें उठाकर देखा और हैरत ज़दा रह गया। असद के सामने जोनू खड़ी थी। उसके हाथों में खाने की पोटली थी। अरे तुम क्यों आ गई? किसी को भी भेज देती, असद ने किताब बंद करते हुए कहा। जो मज़ा अपने हाथों से महबूब को खाना खिलाने में है, वो खाना भेजने में नहीं, जोनू ने शोक अंदाज में कहा। खुदा के लिए मुझे माफ़ रखो, असद ने उस रवायत शिकन लड़की के आगे हाथ जोड़कर कहा। मैं उड़ता पंछी हूँ, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। क्यों मेरा वक़्त खोटा कर रही हो? अच्छा, मैं वक़्त खोटा कर रही हूँ तो लो वक़्त खरा कर लो। ये कहकर उसने ऐसी हरकत की जिसकी असद ने कभी तवक्का भी नहीं की थी। उसका मर्तइश वजूद बिखरने लगा। उसकी नस नस में बिजली सी दौड़ गई थी। उसके सीने में वो गोश्त का लोथड़ा जिसे दिल कहते हैं इतनी ज़ोर से धड़का था कि उसे ऐसा लगा था जैसे वो हलक में आ गया हो। उसके गले में गिरहें पड़ने लगी थी। जोनू ने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए थे। असद के चौड़े चकले सीने में सांस धूकनी की तरह चलने लगी थी। वो कितनी ही देर तक अपनी जगह मंजबन सा होकर जोनू को देखता रह गया था। उसकी नज़रें तो जोनू के चेहरे पर चिपक कर रह गई थी। कुछ बोलो, ये पत्थर की मूरत क्यों बन गए हो? उस आवाज़ ने उसे सहारा दिया। अपने टूटते बिखरते वजूद को उसने संभाल लिया और फुर्ती से खड़ा हो गया कि कहीं उसकी कुर्बत उसे पागल ना कर दे। मगर अब भी उसकी टांगें किसी एहसास से कांप रही थी और उसे अपने पैरों पर खड़े रहना दुश्वार सा मालूम हो रहा था। ये तुम्हें तपे लर्जा क्यों हो गया है? हकीम साहब को खबर करूं या खुद इलाज की कोशिश करूं? जोनू ने खिलखिलाती आवाज़ में कहा। वो जिस बात को मजाक समझ रही थी वही बात असद के लिए सूरे इसराफील थी, जिसने उसके अंदर उठते हुए हशर की क़यामत खेदी को बढ़ा दिया था। वो हारे हुए जुवारी की तरह सर झुकाकर बैठ गया। ये तुम अपना सर पकड़े हुए हो, क्या सर में दर्द है? वो हंस कर बोली। तुम खुदा के लिए चली जाओ। मैं मर्द हूँ। अकेले में औरत और मर्द जब इकट्ठे होते हैं तो शैतान खुद ब खुद खींच आता है, असद ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। यह उसकी ज़िंदगी में पहला इत्तेफाक था कि गोशा तन्हाई में एक लड़की बहकती अदाओं के साथ बहार के भूले भटके झोंकों की तरह चली आई थी। उन बहकती अदाओं ने उसे भी बहकाना शुरू कर दिया था। नहीं, मैं आज इकरार लेकर ही जाऊंगी। जोनू ने अपना हाथ फिर से उसके हाथ पर रख दिया। असद ने उसकी खूबसूरती कलाई थाम ली। ये लम्स उसे रगों में दौड़ता हुआ महसूस हुआ था। उसने पहली बार महसूस किया कि जोनों में गजब की कशिश है। उसके बगैर काजल आंखें मुतजस्सस और बेचैन हैं। घनी पलकों के पपोटे उसके दिल की तरह धड़क रहे हैं। लबों का गुलाबीपन इस कदर गहरा है कि उन पर दंदा से का गुमान हो रहा है और उसके लबे गुलाब की पंखड़ियां लग रहे थे। रुखसार सेब की सी सुर्खी लिए हुए थे। सर पर स्याह बाल बड़ी नफासत से जमे हुए थे। असद के दिल के किसी कोने में ना जाने क्यों
ये अजब सी ख्वाहिश सरसरा उठी कि इस लड़की उसे मोहब्बत करनी चाहिए। तुम चली जाओ, उसके दिल ने बगावत को फरू करके इल्तिजाइया अंदाज में लड़की से कहा, क्योंकि उसे हालात की नज़ाकत का एहसास हो गया था। वो तसव्वुर के आईने में देख रहा था कि उसकी मोहब्बत का राज अयां हो गया है और सब ने जान लिया है कि वो दोनों एक दूसरे पर मरते हैं। ये खबर जोनों के बाप और मंगेतर तक पहुंच चुकी है। ताशी की जुबान गुस्से में शोले उगलने लगी है। मंगेतर की आंखों से खून टपकने लगा है। उसने कमर से बंधा हुआ एक चमकता हुआ तेज और नोकीला खंजर उठाया और ताशी के साथ उसके कमरे में घुस आया है। ताशी ने उसे पीछे से जकड़ लिया है। उसके मंगेतर का चेहरा किसी दरिंदे की तरह नजर आने लगा। उसने वो खंजर बड़ी बेरहमी से असद के सीने में उतार दिया। उसके मुंह से एक दिल खराश चीख निकलते निकलते सीने में घुट गई। उसका चेहरा ही नहीं, सारा बदन पसीने में शराबूर हो गया था। वाकई तुम्हारी तो तबीयत बिगड़ रही है, जोनू ने कहा। अगर तुम नहीं गई तो वाकई मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, असद के लहजे में बेचारगी थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, ये कहकर जोनो खड़ी हो गई। जोनो के जाने के बाद भी असल कबीर सोच में गुम रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि उसके दिल में एक नई तब्दीली आ गई थी। वही असद अल कबीर जो औरतों के नाम से बदकता था, इस शहर से भाग रहा था। बगदाद की सियासत ने उससे वतन छीना था और खुद उसने अपने आप पर छत हराम कर ली थी। कहीं भी टिक कर बैठता नहीं था। मगर अब उस लड़की ने उसकी सोच बदल दी थी। वो सोचने पर मजबूर हो गया था कि पेट के भूख के अलावा भी ज़रूरियात हैं। उनमें सबसे बड़ी ज़रूरत अपना ख़ानदान है। अब वो अपना ख़ानदान बसाने पर गौर कर रहा था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ताशी यहाँ का हाकिम था और जोनू उसकी अकलौती बेटी। वो अपनी बेटी का हाथ कभी भी किसी गरीब अलदियार शख्स के हाथ में देना गवारा नहीं करेगा। फिर जोनू की शादी तय थी। उसका मंगेतर कभी भी उसे छोड़ने पर राजी ना होता। इस कांटों बड़ी राह का सफ़र वो कैसे तय करे, ये मसला उसे जकड़े हुए था। उसका जहन माऊफ था, अकल कुंद हो चुकी थी। ऐसे में वो इस मसले का हल कैसे ढूंढता, इसलिए उलझता ही चला जा रहा था। जब उसे कोई राह सुझाई ना दी तो आंखें बंद करके लेट गया। प्रोफेसर उस्मान की आंख खुली तो वह अपने तय खाने में था। अभी कुछ देर पहले अपने हम शक्ल असद अल कबीर को उसने ख्वाब में देखा ज़रूर था, मगर कोई हल वो भी बता नहीं सका था। उसका मसला जूं का तूं था। एक गंभीर मसला और भी था। दरवाजे पर लगातार चोट पड़ रही थी। अंदर की तरफ लगी हुई चटकनी कमज़ोर थी। पे दर पे पड़ने वाली चोट ने उसे कमज़ोर कर दिया था। अब तब में वो उखड़ने वाली थी। प्रोफेसर उस्मान का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। वो समझ गए थे कि दुश्मन ने ऊपर मौजूद तमाम अफराद पर काबू पा लिया है और अब वो अंदर दाखिल होकर उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक ऐसा ख़तरा था जिससे रहाई का कोई रास्ता न था, क्योंकि तय खाने में आने और जाने का फ़कत एक ही रास्ता था। ये कौन लोग हो सकते हैं? प्रोफेसर ने गोया खुद से सवाल किया। अंग्रेज़ हैं, इसलिए उन पर शक किया जा सकता है कि ये मोसाद के एजेंट होंगे या फिर माफिया के, क्योंकि आमतौर पर माफिया ठेके पर काम करती है, गुलाम रसूल ने जवाब दिया। यानी कि दोनों सूरतों में नुकसान हमारा है, प्रोफेसर ने थकी थकी आवाज़ में कहा। वो हद से ज़्यादा मायूस हो चुके थे। आप बेड के नीचे चले जाएं, मैं ऊपर रहूँगा, दुश्मन मुझे काबू करके खुश हो जाएगा। गुलाम रसूल ने आखिरी रास्ता बनाया। वो भी मायूस हो चुका था और तुमसे आप पर आ गया था। नहीं, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी नहीं दे सकता। बचपन से हम साथ रहे हैं और साथ ही मरेंगे, प्रोफेसर उस्मान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। वक़्त बहुत कम है, किसी भी वक़्त अंदर वाली कुंडी उखड़ सकती है। मेरा क्या है, मैं जाहल मतलक आदमी, कौम को आपकी ज़रूरत है। बनी नो इंसान के लिए आप जैसे लोग बहुत कीमती हैं। मेरी फ़िक्र छोड़ें और बेड के नीचे चले जाएं। ऊपर रहेंगे तो दोनों मारे जाएंगे, इस तरह कम से कम एक आदमी तो बच जाएगा। इसकी क्या गारंटी है कि वो बेड के नीचे नहीं झांकेंगे? डूबते हुए को तिनके का सहारा भी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है ये कोशिश बार आवर साबित हो। ये कहकर गुलाम रसूल ने प्रोफेसर उस्मान को धक्का दिया और वो फिसलते हुए जाकर बेड से टकराए।
हरी अप, जल्दी नीचे घुस जाएं। गुलाम रसूल ने कहा तो प्रोफेसर उस्मान नीचे जाकर लेट गए। उसी वक्त दरवाजे की कुंडी टूटी और कबाड़ पाटों पाट खुल गया। खुले हुए दरवाजे के बाहर जो शक्लें नजर आईं, उन्हें देखकर गुलाम रसूल की आंखें खुली रह गई। वो हैरत ज़दा रह गया था। दरवाजे के बीचों बीच खड़े दुश्मन ने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, साहब जी, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें पुकारना चाहिए था, लेकिन तुमने दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दी थी। गुलाम रसूल की आवाज़ में झंझलाहट थी। साहब जी, मिस साहबा ने एक नहीं कई बार पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तोड़ दो, यकीनन अंदर कोई हादसा हो गया है, बावर्ची अख्तर अली ने कहा, और उसके साथ चौकीदार भी खड़ा हाँफ रहा था। शायद उसी ने लात मार मार कर दरवाज़ा खोला था। उनकी आवाज़ पहचान कर प्रोफेसर बेड के नीचे से निकल आए थे। उनकी पेशानी पर गोमड़ा उभरा हुआ था। गुलाम रसूल ने उन्हें धक्का दिया था। शायद ये चोट उसी वक्त लगी थी। वो भी जल्लाए हुए थे, क्योंकि इस दौरान में उन्होंने सख्त जहनी कोफत झीली थी। वह सब एक दूसरे के पीछे ऊपर आए। ऊपर पहुंचकर अख्तर अली से पूछा, तुम्हें तय खाने का रास्ता किसने बताया? मिस साहबा ने। प्रोफेसर उस्मान ने कैथी की जानब मुड़कर पूछा, और तुम्हें? जब बाहर शोर शराबा हो रहा था और कुत्ते भौंक रहे थे तो मैं अपने कमरे से निकल आई थी, और उस वक़्त आप लोग नीचे उतर रहे थे, इसलिए मैंने उस खुफिया रास्ते को देख लिया। कैथी का जवाब सुनकर गुलाम रसूल ने प्रोफेसर की तरफ देखा। प्रोफेसर की आंखों में तशवीश थी। शायद वो भी कैथी के जवाब से मुतमिन नहीं थे। उन्हें भी शक हो गया था कि कैथी उनकी जासूसी कर रही है। गुलाम रसूल को तो वह यूं भी एक आंख नहीं भाती थी। उसकी वजह वो नफरत थी जो एक मुसलमान होने की वजह से वो अपने दिल में महसूस करता था। कैथी यहूदी थी और वह मुसलमान। फिर कैसे यहूदियों की चालबाजी, उनके जुल्म, फ़िलिस्तीन में रूनमा वाक़यात को भी वो भूल जाता। लुबनान में उन यहूदियों ने जो जुल्म बर्बरियत फैलाई थी, उसे वो कैसे भूल जाता। ये तो हिज़्बुल्लाह के जानबाजों का कारनामा था, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। यहूदियों को उनकी औकात बता दी थी और बुरी तरह बेइज्जत करके अपने इलाके से बाहर निकाल दिया था। यासर अरफात की तरह हसन नसरुल्लाह ने घुटने नहीं टेके थे, बल्कि हर जुल्म का भरपूर जवाब दिया था और लातों के भूतों को लातों से समझाया था, जिसकी वजह से यहूदियों में खुलबली मच गई थी और वह मुसलमानों की इस बहादुरी पर बुरी तरह खौफजदा हो गए थे। तिल अबैब और वाशिंगटन में लगातार मीटिंगें हो रही थी कि मुसलमानों के जज्बा जहाद पर कदगन लगाई जाए। किसी भी छोटे से वाक़े को बहाना बनाकर दुनिया भर के तमाम मुस्लिम तंजीमों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया जाए। ये खबर उन्हें भी थी। फिर गुलाम रसूल भी हिज़्बुल्लाह के कायद हसन नसरुल्लाह के ख्याल से मुतफिक था कि यहूदी पर कभी एतबार न करो। फिर वो कैथी पर कैसे एतबार कर लेता। प्रोफेसर उस्मान ने बात को तूल देना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से अपने कमरे में लौट आए थे। उनके साथ गुलाम रसूल भी वहाँ से हट गया था। गुलाम रसूल अपने कमरे में आकर लेटा ही था कि उसे शोर का ख्याल आ गया। कुत्ते किस पर भौंके थे? वो कौन था जिसकी वजह से ये अफरा तफरी फैली? इन सब बातों ने उसे घंटी बजाने पर मजबूर कर दिया। जी साहब, अख्तर अली घंटी की आवाज़ सुनकर आ गया। कुत्ते क्यों भौंके थे? पता नहीं क्या बात थी। उन कुत्तों में से एक ने गुलाब की क्यारी को पूरी तरह उजाड़ दिया। उसे भौंकते देखकर बाकी कुत्ते भी भौंकने लगे थे। क्यारी में कोई गिलहरी या चूहा होगा? जी नहीं, वहाँ से एक गोली मिली है जिसे उस कुत्ते ने ढूंढा था और उससे ही तलाश करने में उस कुत्ते ने पंजे मार मार कर क्यारी का सत्यानाश किया है। वो गोली वहाँ कैसे आई, यही तो समझ में नहीं आ रही। यहाँ कई आदमियों के पास कलाशिनकोफ है, रिवाल्वर भी है, मगर वो गोली छोटे पिस्तौल की है जिसे यहाँ रखना कसरे शान समझा जाता है। अपने पिस्तौल की गोली कैसे वहाँ पहुँची, इस बात पर हम सब हैरान हैं। कहीं कैथी के पास तो पिस्तौल नहीं है। औरतें आम तौर से छोटे पिस्तौल रखना पसंद करती है, गुलाम रसूल ने सोचा। फिर खुद ही तरवीद कर दी कि वो कुत्ता कैथी को पहचानता है। गोली में भी उसकी बू शामिल होगी, फिर उस पर कैसे भौंकेगा? वहाँ किसने वो गोली फेंकी होगी? गुलाम रसूल इसी बात पर गौर करने लगा। तभी चौकीदार ने अख्तर अली को बाहर से आवाज़ दी। उसकी पुकार पर अख्तर अली चला गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो फिर लौट आया।
इस बार उसके साथ 2 आदमी भी थे। वो दोनों ही मकामी लिबास में मलबूस थे। उन्होंने अंदर आते ही सलाम किया। सलाम का जवाब देकर गुलाम रसूल ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? जी, हम लोग कारगिल से आए हैं, इस इलाके से जिस पर भारतीयों ने कब्जा जमा रखा है। मेरा नाम हसन है और उसका नाम आबद। हम दोनों अपने सरदार का पैगाम लेकर आए हैं। उनमें से एक, जिसके चेहरे पर हल्की हल्की सफ़ेद दाढ़ी थी, वो बोला, लाइए वो पैगाम क्या है? गुलाम रसूल ने हाथ बढ़ाकर कहा, जी, ये खत हम सिर्फ उन्हें देंगे जो जनाब असद कबीर का दूसरा जन्म है, असद कबीर का नया रूप है, जिन्होंने हमें मुश्किलात से निकालने के लिए फिर से जन्म लिया है। हसन ने जवाब दिया, मेरा भाई, हम सब मुसलमान हैं। इन जाहलाना बातों पर यकीन रखना भी कुफ्र है। इंसान सिर्फ एक बार पैदा होता है और जब मरता है तो उसे बरज़ख में भेज दिया जाता है, फिर वो क़यामत के रोज़ ही उठेगा। दूसरे जन्म की बात सिर्फ इसलिए घड़ी गई कि लोग अच्छे काम करते रहें। उन्हें डराने के लिए यह जुमला घड़ा गया कि अगर बुरे काम करेंगे तो अगले जन्म में गंदा जानवर बना दिया जाएगा। मगर जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी तो कहा गया है कि वह फिर से जन्म लेंगे। उसे दूसरा जन्म नहीं कहा जा सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ज़िंदा उठा लिया गया। जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो अल्लाह ताला उन्हें दोबारा भेज देंगे। भाई साहब, हमारे पड़ोसी गांव में भी एक ऐसा बच्चा है जो पहले जन्म की बात करता है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। आबद अली ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। उसका राज क्या है मैं जानता हूँ, मगर उसे बयान करने में काफ़ी वक्त खर्च हो जाएगा, इसलिए किसी दूसरे वक्त के लिए उठा रखता हूँ। आप लोग मेरे साथ आएँ। ये कहकर गुलाम रसूल ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। वो दोनों भी उसके साथ साथ ड्राइंग रूम में पहुँचे। उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा करके वो प्रोफेसर उस्मान को बुलाने चला गया। अकेले कमरे में बैठे वो दोनों कमरे का जायज़ा ले रहे थे। कहीं हम गलत इतला पर तो नहीं आ गए? हसन ने आबद को मुखातब किया। नहीं, इतला सही है, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं।